मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हम आपसे कल भी जो बात कह रहे थे कि सरकार ये नहीं चाहती कि 1 फरवरी को भारत बंद हो और प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश के अंदर हो जाए और एक माहौल बने कि भाई देखिए अब तो सवर्ण पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। वही हुआ जो जिस मामले की लिस्टिंग कभी 19 मार्च को की गई थी वो अचानक भारत बंद का ऐलान होने के बाद आज के लिए कर दी गई और आज सुनवाई भी हो गई और मुश्किल से 15-20 मिनट की सुनवाई चली और इसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर स्टे लगा दिया, उसको एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया और सरकार से यह कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी बना करके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी पूरी विश्लेषण कीजिए। इसमें बहुत सारी खामियां हैं स्पष्ट रूप से कहा और इसकी पूरी आप जांच कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे सीधे अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें क्या हुआ। मैंने अभी अपने फेसबुक लेख लिखा, उसमें मैंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार नंगी हो गई। अगर आप सोचिए कि अगर आप जो है वो कोई एक कानून बना करके जनता पे लागू करें और उस पर जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और वो उस पार्टी के खिलाफ और वो उस सरकार के खिलाफ कर रहा है जिसकी जो संगठन है, जो उसका जो मातृ संगठन है, संघ है, जो कि कहता है कि सब हिंदू हिंदू एक करेंगे और जो है एक है तो सेफ है करता है। आप सोचिए कि वो सरकार, उस सरकार को अगर ये कहा जाए, फटकार लगाई जाए, एक तरह से डांटा जाए, एक सख्ती दिखाई जाए कि आप क्या कर रहे हैं समाज में, तो आखिर यही कहेंगे ना कि हाँ भाई मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंगी हो गई। नंगी तो हो ही गई वो सड़क पर। आज सवर्णों के बीच में जो मैसेज गया कि जो लोग 5-5 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कहें या बीजेपी के नाम पर कहें, भगवा के नाम पर कहें, राम के नाम पर वोट ले रहे थे, वो आज जो है वो जाति तोड़ने लगे, आपस में तोड़ने लगे एक दूसरे को। तो जरा हम आप देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अहम बातें की हैं। तो सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बात कही कि समाज को पीछे नहीं ले जा सकते। यानी जो ये समाज है, इस समाज को पीछे ले जाना मतलब उसको जाति के और जो जाति धीरे धीरे कम हो रही है, जो जातिगत भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उस भेदभाव को और बढ़ाना, दरारों को और चौड़ा करना, यानी समाज को पीछे ले जाना ठीक नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। सबसे पहली पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यह कहा कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से श्वेत और अश्वेत यानी कि काले और गोरे रंग के लोगों के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो क्या उस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं? ऐसा भारत में नहीं हो सकता। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात की समझ है, सीजेआई सूर्यकांत जी को, कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जनरल कास्ट के लोग बोलेंगे भाई कि हमारे स्कूल में छात्र भी जनरल पढ़ेंगे और शिक्षक भी जनरल होंगे, और ओबीसी वाले यही करेंगे, बोलेंगे हमारे अपने छात्र अलग होंगे, ओबीसी टीचर अलग होंगे, और यही हाल एससी एसटी का होगा। तो क्या हम एक 2 तरह की नहीं बल्कि 4 तरह के कॉलेजेस या स्कूलों की तरफ देश को ले जा रहे हैं? एक इस तरह का भाव के साथ सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक तरह से देखें तो इसकी सख्त टिप्पणी की इसके ऊपर। तीसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि मान लीजिए अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र है और उस छात्र की रैगिंग कोई छात्र सीनियर होने के आधार पर कर रहा है, लेकिन उसकी जो सीनियर की जो जाति है वो एससी एसटी या ओबीसी है, तो ऐसी स्थिति में अगर सामान्य वर्ग के छात्र की प्रताड़ना हो रही है तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से बताए कि आखिर कैसे उस सामान्य वर्ग का जो छात्र है वो अपनी शिकायत कहां करेगा, वो किससे कहेगा। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। उन्होंने सीधे सीधे इस बात पर एक तरह से प्रहार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जो नोटिफिकेशन लाया है, ये नोटिफिकेशन जो है इसमें कोई समझदारी नहीं है। मतलब इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है उसको लेकर के कोई समझ नहीं है, या आखिर कॉलेज कैंपस चलता किस तरह से है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि जो सामान्य वर्ग है और जो बाकी वर्ग है उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस तरह से तो लोगों के बीच में बातचीत ही बंद हो जाएगी। मतलब सामान्य वर्ग के लोग जो है किसी अन्य लोगों से बातचीत करना ही बंद कर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि वो सारे मुद्दे जो हम सब लोग लगातार समाज के बीच में उठा रहे थे, उन सारे के सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर एड्रेस किया है और यह कहा है कि वाकई में ये बात सही है जो हम लोग कह रहे थे भाई कि अब तो ये स्थिति हो जाएगी कि लोग जो है वो अपना नाम बताएं पहले कि तुम किस जात के हो फिर बात करें, या अलग अलग दूर दूर बैठे। तो इस तरह की जो आशंका थी उस आशंका को समझा है सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने भी उसी पर जो है एक तरह से अपनी मुहर लगाई है, उसको सही माना।
इसके अलावा सबसे बड़ी पांचवी जो पॉइंट है वो ये है कि फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है। यानी साल 2026 में जो रेगुलेशन जारी हुआ है उसको रोक दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है, कमेटी बनाने के लिए कहा है। और बीजेपी के लिए एक बड़ा करारा तमाचा ये है कि 2012 की जो यूपीए के समय की जो गाइडलाइंस थी उसी को जारी रखने के लिए कहा है। अब उसी को जारी, मतलब आप सोचो कि आज कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी कि आपका तो रेगुलेशन गिर गया, जो हमने बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। आप सोचिए ये स्थिति बीजेपी ने करी, अपनी ये हालत करी। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में कौन कौन रहेगा। ये छठे नंबर की 6 पॉइंट क्या है, वो ये है कि भाई जो बात कही, टिप्पणी करी, वो ये करी कि भाई रेगुलेशंस जो है जो लाए हैं 2026 वो पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसको और ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और सातवां जो बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार को एक तरह से निर्देश दिया गया है या सरकार को एक तरह से सुझाव दिया गया है कि आप इस पूरे मामले पर एक कमेटी बनाइए और उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग को जानते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी का अनुभव है और जो इस तरह के लोग हैं जो कि विधिवेत्ता हैं, उनको बुला करके, उनको बैठा करके पूरी एक कमेटी बनाइए। और वो कमेटी जो है वो इस बात को समझे, जाने कि हाँ भाई क्या नाम है कि ये जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, नियम, इसमें क्या फिट होता है वास्तव में जमीन पर यूनिवर्सिटी में और क्या फिट नहीं होता है, किस किस तरह से भेदभाव होता है, वो सभी भाषाएं इसमें जो है एक तरह से शामिल की जाए। आठवां जो बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जिसको लेकर सबसे बड़ा विरोध था पूरे सामान्य वर्ग का, वो ये था कि जातिगत भेदभाव की भाषा जो है वो समावेशी होनी चाहिए। यानी जो ये लगातार जो 3 गा, जिसमें कि ये कहा गया कि जो SC ST OBC के वर्ग के लोग हैं वो तो विशेष रूप से आरक्षित हो गए, मतलब विशेष दायरे में आ गए, लेकिन जो भेदभाव लगाने वाला है वो जनरल कैटेगरी का वर्ग है। तो ये जो पूरी एक जो 3 गा में जो बात थी, इस बात को भी उन्होंने इसमें सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया भाई कि इसकी भाषा को और स्पष्ट करो और जातिगत भेदभाव की भाषा को और ज्यादा समावेशी बनाओ, यानी इसमें सब वर्ग के लोग आ सकें। जैसे इसमें महिलाओं को नहीं लिया गया है, उस तरह से दिखाया है तो कि महिलाओं के साथ भी तो शोषण हो सकता है, इस तरह से उसको एड्रेस नहीं किया गया मुख्य तौर पे। नवा जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है भैया कि 19 मार्च को, यानी कि 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होगी और इस अगली सुनवाई में आगे इस पर बात होगी। सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार ने अपनी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जब तक कि रेगुलेशन फाइनल ना हो जाए दोबारा से, तब तक के लिए इसको पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। अब जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देश एक ऐसी आग की तरफ जा रहा था जहां पर कि सवर्ण जो थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे और सड़कों पर उतरने की वजह से आज जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ, किसी ने उसको कवर नहीं किया मीडिया में, इसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे थे, आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, आगे ये प्रदर्शन कहीं बिल्कुल विस्फोटक रूप ना लें, कहीं जातिगत संघर्ष में ना बदल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे साइड के लोग भी खड़े हो जाएं सामने आके, कहीं ऐसा ना हो कि जो मंडल में आंदोलन के दौरान जो हुआ था कहीं वो घटनाएं ना होना शुरू हो जाएं। वो डर जो था, यानी वो जो डर था, वो डर कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठ रहा था कि यह विद्रोह शुरू हो जाएगा, विरोध शुरू हो जाएगा, जिस तरह की दुनिया में परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं यही समझता हूं कि इसको रोका गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं समझता हूं कि ये सही फैसला है, ठीक फैसला है और इसको रोकना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हिंदू समाज था वो वृहद स्तर पर लगातार बंट रहा था और इसके बंटने की वजह से जो फायदा था इसका, वो पूरी तरह से जो गजवाए हिंद की वर्ग है वो उठाना चाह रहा था। अब यहां पर मेरा जो एक कहना है बीजेपी से, वो ये कहना है बीजेपी के लोगों से, जो रणनीतिकार उनके हैं, अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे लगाने से पहले ही खुद ही इसको वापस ले लिया होता या खुद ही इस पर कोई कमेटी बना दी होती या खुद ही इस पर कुछ एक्शन ले लिया होता, तो जाहिर सी बात है कि आज सरकार के पास सवर्णों को, सामान्य वर्ग को मुंह दिखाने के लिए कुछ चेहरा तो होता। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति हुई है, आज जिस तरह के हालात हुए हैं, सवाल ये उठता है कि क्या अब सामान्य वर्ग का जो भरोसा जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर से उठ गया है, क्या वो भरोसा अब दोबारा उन पर जम पाएगा? क्या दोबारा से जो पूरा भरोसा जो है, जो हिल गया है, क्या उसको दोबारा स्थापित करने में अब मोदी को देर नहीं लगेगी? सवाल यह उठता है कि क्या मोदी के खिलाफ जिस तरह का विरोध सड़कों पर उतर आया है, क्या अब वो विरोध ठंडा हो जाएगा या विरोध क्या बंद हो जाएगा? क्या लोग अब सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या 1 फरवरी को भारत बंद नहीं होगा? क्योंकि एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो कई सारे हैं। मुद्दा तो यह भी है
कि किस तरह से SC/ST एक्ट के नाम पर कुचला जा रहा है लोगों को, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को कुचला जा रहा है। आप उनको किसी भी आरोप लगा कुछ भी बंद कर देते हैं और उस पर कोई फैसला नहीं होता, लंबे समय चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के जो एक सवर्णों के अंदर जो गुस्सा या सामान्य वर्ग के अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ, वो गुस्सा एक वजह से नहीं था। -40 नंबर पर जो है आप भर्ती दे रहे हैं, किसी को डॉक्टर बना रहे हैं आप, फिर अगर वो -40 नंबर पर आप उसको भर्ती नहीं दे रहे हैं तो भी आरोप लग रहा है कि साहब आपने खाली क्यों छोड़ी, हमारी सीट आरक्षित कीजिए। अगर वो -40 जो है वो पढ़ने के लिए पहुंच गया बड़े संस्थान में, IIT IIM में, तो वहां पे वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने के दबाव में वो आत्महत्या कर ले रहा है, तो भी सामान्य वर्ग जिम्मेदार है भाई कि ये शोषण कर ले रहे हैं इसलिए आत्महत्या कर ले रहा है। वहां से जो है खड़े होकर के मध्य प्रदेश के अंदर IAS संतोष वर्मा कोई खड़ा होकर वहां से गाली देता है और ब्राह्मणों के औरतों के साथ संबंध बनाने की और रेप करने की धमकी देता है। आप सोचिए कि एक बात है क्या, लगातार कितने सारे पॉइंट्स हैं, तमाम पॉइंट्स के देखो तो आपको समझ में आएगा कि सवर्णों का सामान्य वर्ग का जो गुस्सा है वो सिर्फ एक बात पे नहीं है, वो कई बातों पर है। चंद्रशेखर रावण की पूरी जो टीम है, उस पूरी चंद्रशेखर रावण की लॉबी को यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने सांसद उसको बनवाया, इन्होंने उसको जो है सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी देकर के उसको मजबूत किया, लोगों को लगा भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, इसको सिक्योरिटी सरकार ने दे दी है, ठीक है। अब इसलिए फिर उस लोग आकृष्ट हुए, उसको लोगों ने वोट दिया। आपने मायावती को डाउन करने के लिए एक ऐसे भस्मासुर को पैदा कर दिया है जिसके लोग जो है वो पूरे देश में घूम घूम करके जातिगत वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं और तरह तरह की ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि ऐसा नहीं कि अगर आप एक व्यक्ति को थप्पड़ मारोगे तो दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, अगर आप मनुस्मृति को जलाओगे तो दूसरा भी कोई खड़ा होगा जो आपकी आलोचना करेगा, तो जो आलोचना करेगा उसको आप जेल में डाल देंगे, अनिल मिश्रा को। तो ये सब जो पूरा बीजेपी कर रही है, बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। एक जमाने में मंडल वर्सेस कमंडल होता था, आज देखा जाए तो मंडल वर्सेस मंडल हो गया है। यह स्थिति बीजेपी ने करी है अपनी, और इसीलिए जो है मैं ये साफ साफ कहूंगा कि ये जो सच है वो सच लोगों को पता चलना चाहिए। नमस्कार।